एक पुराने जमाने के अंदाज में सजे हुए कमरे में लिंग टिएन अचानक झटके से जाग गया। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि हालात ठीक नहीं है और वो किसी जाल में फंस चुका है। उसके पास आंखें खोलने का वक्त भी नहीं था। बस एक इंस्टिंक्ट के तहत उसने अपने हाथ जमीन पर मारे ताकि वो काउंटर फोर्स का इस्तेमाल करके उछल सके और वहां से भाग निकले। एक स्पेशल फोर्सेस के बेहतरीन मेंबर के लिए ये एक स्वाभाविक रिएक्शन था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन से टच हुए, बिजली जैसा तेज दर्द उसके हाथों में दौड़ गया और उसे अपने शरीर में बेइंतहा कमजोरी महसूस हुई। दिमाग में चल रही हलचल के साथ लिंग टिएन ने अपनी आंखें खोली। तभी एक औरत की कोमल और हैरानी भरी खुशनुमा आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कह रही थी कि टिएन आखिरकार होश में आ गया। लिंग टिएन ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक बेहद नाजुक और सुंदर चेहरा बड़े प्यार से उसे देख रहा था। वो एक क्लासिकल ब्यूटी थी जो किसी की भी सांसें रोक सकती थी। लिंग टिएन के दिमाग में यादों का एक जाना पहचाना सिलसिला शुरू हो गया। लिंग टिएन हुआ देश का नागरिक था। पहले वो हुआ नेशन की एलीट वुल्फ फैंग स्पेशल फोर्सेस में सर्व करता था, जहां उसने बेशुमार कारनामे किए थे। उसने इंटरनेशनल स्पेशल फोर्सेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और टॉप इंडिविजुअल कॉम्बैटेंट का ऑनर जीता था, जिसके बाद उसे द किंग ऑफ वेपन स्पेशलिस्ट माना गया। बाद में एक एसएसएस रैंक्ड मल्टीनेशनल मिशन के दौरान उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका एक साथी मारा गया। गिल्ट से भरा हुआ उसने रिटायर होने का फैसला किया और वुल्फ फैंग डिवीजन छोड़ दिया। रिटायर होने के बाद कुछ वक्त तक उसकी कोई खबर नहीं थी। वो विदेश चला गया और एक इंटरनेशनली रिनाउंड मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रम्प कार्ड बन गया। जिस भी मिशन में वो हिस्सा लेता, उसका सक्सेस रेट 100% होता था। भले ही उसने कई साल पहले वुल्फ फैंग डिवीजन छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने वतन के साथ था। जब भी कोई मिशन हुआ देश के लिए नुकसानदेह होता, वो ना सिर्फ उसे मना करता, बल्कि मिशन देने वाले को ढूंढकर बुरी तरह मौत के घाट उतार देता। वक्त के साथ वो हुआ के अलावा बाकी हर देश की आंखों में खटकने लगा। दूसरे देशों ने उसके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी और वर्ल्ड क्लास असैसिन्स को हायर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिंग टिएन की जिंदगी और आरामदायक होती गई और वो असैसिन्स हवा में गायब होते गए। आखिरकार कोई भी असैसिन इस सुसाइड मिशन को लेने के लिए तैयार नहीं था। लिंग टिएन को मारने की कोशिश करना खुदकुशी करने जैसा था। ये बात असैसिन और मर्सनरी दुनिया में सबने मान ली थी। वो लिंग टिएन न सिर्फ एक खतरनाक वेपन स्पेशलिस्ट था, बल्कि फॉर्म और विल बॉक्सिंग का मास्टर भी था, जिसने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी कल्टीवेट कर लिया था। दुनिया भर में उसे मुश्किल से ही कोई टक्कर देने वाला मिलता था, और अगर कभी कोई मिला भी तो वो कभी हारा नहीं। कुछ वक्त पहले लिंग टिएन को अपने सबसे भरोसेमंद ब्रोकर से खबर मिली थी। आर नेशन ने एक रंगहीन और स्वादहीन बायोलॉजिकल वेपन बनाया था। वो इस वेपन को हुआ देश में ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, ताकि एक भयानक साजिश को अंजाम दे सकें। जाहिर है लिंग टिएन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उसने एक्शन लिया। अपने ब्रोकर की मदद से उसने बायोलॉजिकल वेपन्स की लोकेशन ढूंढ निकाली। जब वो खून की नदियां बहाते हुए अंडरग्राउंड लैब में घुसा और बस उस बैच को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, तब अचानक वो अंडरग्राउंड लैब धंस गई और वो एक पूरी तरह बंद पिंजरे में फंस गया। जब उसने आर नेशन के लोगों को हाथों में गन्स लिए पिंजरे के बाहर आते देखा, तो लिंग टिएन तुरंत समझ गया ये एक साजिश थी, उसके खिलाफ एक गहरी साजिश। जिसको उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। वरना उसकी होशियारी के होते हुए आर नेशन वालों की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। मौत के आखिरी पल तक लिंग टिएन ये समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। ये सब ख्याल उसके दिमाग में दौड़ रहे थे कि लिंग टिएन खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। उसका मन एक अजीब सी खुशी से भर गया। वो कोमल आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी घबराहट थी। औरत ने पूछा कि टिएन को क्या हो गया है और वो अपनी माँ को क्यों डरा रहा है। लिंग टिएन का दिमाग उलझ गया था। वो पूरी तरह श्योर था कि वो इस सामने खड़ी औरत को नहीं पहचानता, लेकिन उस औरत की आंखों में जो सच्चाई और अपनापन था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सगे को देख रही हो। जैसे ही लिंग टिएन उस सुंदर औरत से बहस करने की तैयारी कर रहा था, अनजान यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उतर आया। लिंग टिएन को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। वो पूरी तरह सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबा दिए हों। सिर्फ एक चीज थी जिसने लिंग टिएन को खुश किया कि इस लड़के का नाम भी लिंग टिएन था। ड्वान लिंग टिएन, 15 साल का, फ्रेश ब्रीज टाउन की ली फैमिली का डिसाइपल, जिसका सरनेम अलग था। उसकी माँ ली रू ली फैमिली की 9th एल्डर थी। उसके पिता का उन यादों में कोई जिक्र नहीं था। इन अनजान यादों के साथ घुलते मिलते लिंग टिएन को एक गहरी सांस ली। वो समझ गया कि अब से उसे ड्वान लिंग टिएन की पहचान लेकर इस अनजान दुनिया में रहना होगा। आज से वो ड्वान लिंग टिएन होगा और ड्वान लिंग टिएन वो होगा। तभी कानों के पास एक आवाज आई कि पैट्रियार्क ने कुछ दवाई भेजी है।
डुआन लिंग टियान ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक नौकरानी जल्दी से कमरे में आई और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक छोटा और सुंदर सा डब्बा ली रू को दिया। डब्बा खुलते ही एक मेडिसिनल खुशबू हवा में फैल गई। ली रू ने डब्बे में से एक गहरे रंग की गोली निकाली और डुआन लिंग टियान के मुंह के पास ले गई, ये कहते हुए कि वो इस दवा को खा ले ताकि माँ उसका इलाज कर सके। एक गहरी सांस लेते हुए डुआन लिंग टियान ने मुंह खोला और गोली निगल ली। मुंह में जाते ही गोली घुल गई और एक गर्म धारा बनकर उसके शरीर में उतर गई। इसके बाद डुआन लिंग टियान ने महसूस किया कि ली रू ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा है। एक बर्फीली ठंडी धारा उसके शरीर में गई जिसने उस गोली की गर्मी को घुला दिया और उसके जख्मों का इलाज करने लगी। 1 घंटे बाद ली रू का काम खत्म हुआ। डुआन लिंग टियान ने नोट किया कि उसके शरीर का आधा दर्द गायब हो गया था और कोई खिंचाव महसूस नहीं हो रहा था। वो हैरान रह गया, क्या वो जो उसने अभी खाया था वो कोई अमृत था? साथ ही उसने देखा कि ली रू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थी। जाहिर था उसका इलाज करने में उन्होंने अपनी बहुत सारी ओरिजिनल एनर्जी खर्च कर दी थी। डुआन लिंग टियान का दिल भर आया और उसने बड़े प्यार से पूछा कि क्या माँ ठीक है? उसकी आवाज में अपनापन था, कोई बनावट नहीं। ली रू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि वो ठीक है, बस थोड़ी देर आराम करना चाहती है। अपने बेटे के लिए इतनी सी ओरिजिनल एनर्जी खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आधे घंटे बाद वो नौकरानी फिर कमरे में आई और धीरे से बोली कि पैट्रियार्क ने किसी को भेजा है ये पूछने की अब वो यंग मास्टर सिन को छोड़ सकती है। पैट्रियार्क और 7th एल्डर अभी भी पनिशमेंट हॉल में इंतजार कर रहे हैं, उसे छोड़ दें। ये सुनते ही ली रू के चेहरे से वो कोमल और मिलनसार भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक बर्फीली ठंडक ने ले ली जिससे कमरे का तापमान जैसे गिर गया। उसने कहा कि पैट्रियार्क ने जिसे भेजा है उससे कहो कि वो इस मामले को खुद निपटा लेगी। डुआन लिंग टियान का दिल हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये फूल जैसी सुंदर औरत इतनी प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। डुआन लिंग टियान ने बिस्तर से उठते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए पूछा कि माँ ने उसे वो कौन सी गोली दी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके जख्म लगभग भर गए हैं। ली रू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बताया कि वो ग्रेड 8 गोल्ड इंजरी पिल थी। डुआन लिंग टियान ने दिमाग में नई यादों को टटोला। पता चला कि फ्रेश ब्रीज टाउन की ली फैमिली में भी सिर्फ 2 ही ऐसी ग्रेड 8 गोल्ड इंजरी पिल थी और अब उनमें से एक उस पर इस्तेमाल हो गई थी जो कि एक दूसरे सरनेम वाला डिसाइबल था। लगता है उसकी माँ का ली फैमिली में स्टेटस काफी ऊंचा था। फिर ली रू ने कहा कि पैट्रियार्क उनका इंतजार कर रहे हैं और उसे अपने साथ चलने को कहा। ली रू डुआन लिंग टियान को लेकर ली फैमिली एस्टेट के एक बड़े से आंगन में गई। वहाँ चारों तरफ टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे हुए थे। ये वो जगह थी जहाँ ली फैमिली में सजा दी जाती थी, पनिशमेंट हॉल। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। पनिशमेंट हॉल के आसपास लोगों की भीड़ थी। ली फैमिली के डिसाइबल्स तमाशा देखने आए थे। आंगन के बीचों बीच कड़कती धूप में एक नौजवान लड़का खंबे से बंधा हुआ था और उसके बगल में 2 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। राइट साइड में खड़े महंगे आदमी के चेहरे पर गुस्सा आ गया जब उसने डुआन लिंग टियान और उसकी माँ को आते देखा। लोग बातें करने लगे कि डुआन लिंग टियान आ गया है और फैमिली की कीमती ग्रेड 8 गोल्ड इंजरी पिल का असर कितना जबरदस्त है। किसी ने कहा कि जब डुआन लिंग टियान को ले जाया गया था तो वो अधमरा था, लेकिन अब दवा लेने के बाद वो पूरी तरह ठीक और एनर्जेटिक लग रहा है। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया कि आमतौर पर ली सिन डुआन लिंग टियान को परेशान करता था और 9th एल्डर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इस बार उसने इतनी बुरी तरह मारा कि डुआन लिंग टियान मरने वाला था, इसलिए 9th एल्डर का गुस्सा होना लाजमी है। ली रू अपने बेटे को लेकर आई और लेफ्ट साइड में खड़े मिडिल एज्ड आदमी जो पैट्रियार्क थे उनसे सलाम किया। तभी 7th एल्डर ली कुन जो महंगे आदमी थे बोले कि 9th एल्डर आज जो हुआ उसमें मेरे बेटे ली सिन की गलती थी, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा अब ठीक है जबकि मेरा बेटा कोई दोपहर धूप में जलता रहा। क्या हम उसे अब नीचे उतार सकते हैं? 7th एल्डर का चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ली रू उसे जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। वो सीधा अपने बेटे को लेकर बंधे हुए ली सिन के सामने पहुंच गई। उसने डुआन लिंग टियान से कहा, टियान अब वक्त आ गया है कि तुम इससे हिसाब बराबर करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने तुम्हें जख्मी किया था। लिंग टियान जोर से हंसने लगा। पंचिंग बैग को मारना, उसमें तो वो एक्सपर्ट था। ली शिन डुआन लिंग टियान की ही उम्र का था और उसे भी उस तपती धूप में पनिशमेंट पिलर से बांधा गया था, जिससे उसका चेहरा पहले ही हरा पड़ चुका था। ली रो की बात सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो डर के मारे पागल हो गया और चिल्लाकर बोला कि पिताजी मुझे बचाओ। 7th एल्डर ली कुन का चेहरा उतर गया और वो गुस्से में भड़क उठा। उसने कहा कि ली रो, तुम हद पार कर रही हो। ली रो ने ठंडक भरी नजरों से ली कुन को देखा और कहा कि हद पार करना। ली कुन, आमतौर पर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है,
क्योंकि मेरा बेटा कमजोर है, मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत चोट लगना नॉर्मल है, लेकिन इस बार तुम्हारे बेटे ने उसे लगभग मार ही डाला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ली रो कोई ऐसी औरत हूँ जिसे कोई भी दबा सकता है? ली रो की आवाज में एक ठंडक और गुस्सा था। उसने अपने बेटे से कहा कि तियान, हिचकिचाओ मत और हमला करो। आज मैं देखती हूँ कि इस जूनियर को सबक सिखाने से मुझे कौन रोकने की हिम्मत करता है। ली रो की आवाज में एक वीरांगना जैसा जोश था। भले ही वो एक औरत थी, लेकिन उसका रौब किसी मर्द से कम नहीं था। ली कुन ने अपने बगल में खड़े पेट्रियार्क ली नानफंग की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वो कुछ इंसाफ करेंगे। ली नानफंग ने सर हिलाया और कहा कि 7th एल्डर, आज का मामला तुम्हारे और 9th एल्डर के बीच का निजी मामला है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे आपस में ही सुलझा लो। डुआन लिंगटियन अपने आप में बड़बड़ाया कि तो तुम ही वो हो जिसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था। बिना एक शब्द बोले उसने आगे बढ़कर ली शिन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसके हाथ में हल्का सा दर्द हुआ और डुआन लिंगटियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ली शिन गुर्राया, लगभग चिल्लाते हुए बोला कि डुआन लिंगटियन, अगर हिम्मत है तो मुझे नीचे उतार और हम 1-on-1 लड़ते हैं। उसका आधा चेहरा सूजा हुआ था और आंखों में गुस्सा था। डुआन लिंगटियन ने हंसते हुए हाथ फैलाए और कंधे उचकाते हुए कहा कि 1-on-1 लड़ाई? माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और रही बात हिम्मत की तो वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। उसने ली शिन को एक और थप्पड़ मारा। फिर उसने अपने दर्द करते हाथों को फूंक मारते हुए कहा कि इस लड़के के चेहरे की चमड़ी सच में मोटी है। उसने थोड़ा सुकून महसूस किया, अपना गुस्सा निकालकर। आसपास खड़े ली फैमिली के डिसाइपल्स ये देखकर दंग रह गए कि वो बंदा पहले ही पंचिंग बैग की तरह बंधा हुआ है और ये शिकायत कर रहा है कि उसके चेहरे की चमड़ी मोटी है। इस बंदे के साथ क्या गड़बड़ है? डुआन लिंगटियन ने कहा कि जूते ही सबसे बेस्ट होते हैं। नीचे झुककर उसने अपने पैर से एक जूता निकाला, उसे हाथ में लिया और अचानक ली शिन के चेहरे पर निशाना लगाया। ये देखकर आसपास खड़े लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि क्या ये सच में ली शिन के चेहरे पर जूते से मारने वाला है। अगर उसने ऐसा किया तो ली शिन का चेहरा फूल की तरह खिल जाएगा। ली कुन ये देखकर खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया कि कमीने, तू मौत को दावत दे रहा है। वो तेजी से डुआन लिंगटियन की तरफ लपका, लेकिन ली रो हवा और परी की तरह तेजी से आगे बढ़ी और डुआन लिंगटियन के सामने आ गई। अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ाते हुए, जिनमें ओरिजिन एनर्जी चमक रही थी, उसने आते हुए ली कुन की तरफ हथेली घुमा दी। उसी वक्त ली रो के सर के ऊपर सफेद धुंध के धुंधले साए दिखाई देने लगे। ली कुन ने गुस्से से कहा कि ली रो, आज देखता हूं तुम कितनी ताकतवर हो। उसका हाथ एक बड़े पंखे की तरह नीचे आया, ओरिजिन एनर्जी फूट पड़ी और उसने ली रो के पॉम स्ट्राइक को पूरी ताकत से रोका। तुरंत ही ली कुन के ऊपर 4 प्राचीन मैमथ्स के धुंधले साए उभर आए। ली कुन ने पूरी ताकत लगाई और आसमान और जमीन की एनर्जी खींचकर 4 एंशिएंट मैमथ्स की ताकत पैदा की, यानी उसकी ताकत 4 एंशिएंट मैमथ्स के बराबर थी। एक एंशिएंट मैमथ में 10,000 पाउंड्स की ताकत होती है। डुआन लिंगटियन चिंता में पड़ गया। ली फैमिली के डिसाइपल 7th एल्डर और 9th एल्डर की बीच की लड़ाई बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ऐसी लड़ाई देखना बहुत मुश्किल होता था। सबकी नजरों के सामने ली रो और ली कुन के हाथ टकराए। दोनों के शरीर को झटका लगा। ली रो का शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुका और उसके सर के ऊपर वाली सफेद धुंध ने भी एंशिएंट मैमथ्स की शक्ल ले ली। कुल मिलाकर 6 एंशिएंट मैमथ्स की ताकत। ली कुन की 4 मैमथ्स की ताकत का मुकाबला ली रो की 6 मैमथ्स की ताकत से था, और वो भी सीधा टक्कर। नतीजा साफ था। तुरंत ही ली कुन तीर की तरह पीछे उड़े और 10 मीटर दूर जाकर गिरे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसका चेहरा पीला और हरा पड़ रहा था और उसने खून की उल्टी की। हैरानी भरे चेहरे के साथ उसने ली रो के ऊपर धुंधले होते उन 6 मैमथ्स को देखा। वो हैरान था कि ली रो, जो हमेशा शांत रहती थी, उनके पास 6 मैमथ्स की ताकत है। मतलब वो कोर फॉर्मेशन स्टेज के 4थे लेवल पर है। ली कुन दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 9th एल्डर ली रो, जो शायद ही कभी किसी पर हाथ उठाती थी, इतनी भयानक ताकत रखती होंगी। वहां मौजूद ली फैमिली के डिसाइपल्स ने ठंडी सांस ली और कहने लगे कि 9th एल्डर सच में बहुत ताकतवर है। हिसाब लगाया जाए तो 6 मैमथ्स की ताकत का मतलब है वो कोर फॉर्मेशन स्टेज के 4थे लेवल पर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 9th एल्डर, जो आमतौर पर इतनी नरम दिल दिखती हैं, इतनी ताकतवर होंगी। अगर ली शिन ने डुआन लिंगटियन को लगभग मार न दिया होता तो शायद हमें 9th एल्डर को एक्शन में देखने का मौका कभी ना मिलता। ली रो वहीं खड़ी थी और उसका पतला शरीर बेहद बुलंद लग रहा था। डुआन लिंगटियन ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि माँ के पास ऐसी ताकत होगी। 6 मैमथ्स की ताकत दिखाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो कोर फॉर्मेशन स्टेज के 4थे लेवल पर है। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनने का पहला स्टेज बॉडी टेम्परिंग स्टेज कहलाता था, जो 9 लेवल्स में बटा हुआ था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज के 9वें लेवल तक पहुंचने पर शरीर में 10,000 पाउंड्स की ताकत आ जाती थी। पूरी ताकत पर आसमान और जमीन की एनर्जी खींचकर एक
एंशिएंट मैमथ का साया बनाया जा सकता था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज के ऊपर कोर फॉर्मेशन स्टेज था। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ओरिजिन एनर्जी का था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज के 9वें लेवल को पार करने के बाद ओरिजिन एनर्जी पैदा करके कोर फॉर्मेशन स्टेज के पहले लेवल पर पहुंचा जा सकता था। कोर फॉर्मेशन स्टेज के पहले लेवल पर ओरिजिन एनर्जी की ताकत एक एंशिएंट मैमथ के बराबर होती थी और शरीर की अपनी ताकत मिलाकर कल्टीवेटर 2 एंशिएंट मैमथ्स की ताकत पैदा कर सकता था। जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती थी, कंट्रोल की जा सकने वाली ताकत भी बढ़ती थी। ये सोचकर डुआन लिंग टिएन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ली रो की कोमल आवाज डुआन लिंग टिएन के कानों में पड़ी, उसे याद दिलाते हुए कि अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा, वो जारी रख सकता है। ली रो की बात सुनकर ली शिन का चेहरा हरा पड़ गया और उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई देने लगा। डुआन लिंग टिएन के हाथ में पकड़ा जूता जरूर उस पर पड़ने वाला था और ये कोई मजाक नहीं था। ली का उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन ली रो के डर से उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। डुआन लिंग टिएन जोर से हंसा, उसके हाथ में पकड़ा जूता बेरहमी से नीचे आया। तुरंत ही ली शिन चीखने लगा जैसे कोई सूअर कट रहा हो और उसके चेहरे पर जूते का साफ निशान बन गया। फिर एक के बाद एक थप्पड़ डुआन लिंग टिएन अपना हाथ घुमाता रहा और बार बार ली शिन के चेहरे पर मारता रहा। हर बार जब जूता ली शिन के चेहरे पर पड़ता, वहां मौजूद ली फैमिली के डिसाइपल्स के शरीर में कंपन दौड़ जाती। सिर्फ आवाज सुनकर ही उन्हें झुरझुरी आ रही थी। जब ली शिन बेहोश हो गया, तब जाकर डुआन लिंग टिएन रुका। उसने मन ही मन कुछ बड़बड़ाया जो सिर्फ वही जानता था। अपनी माँ के पीछे चलते हुए आंगन से निकलते वक्त डुआन लिंग टिएन ने देखा कि 7th एल्डर उसे घूर रहा है। उसकी नजरों में खून की प्यास और नफरत थी, जैसे वो उसे निगलने का मौका ढूंढ रहा हो। डुआन लिंग टिएन का दिल बैठ गया। उसने पिछले जन्म में ऐसी नजरें कई बार देखी थी। ऐसी नजर रखने वाला इंसान वो होता है जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए पिछले जन्म में जब भी कोई उसे ऐसे देखता, वो उसे खत्म कर देता इससे पहले कि वो कोई खतरा बने। डुआन लिंग टिएन को दबाव महसूस हुआ। भले ही ली कुन उसकी माँ का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन माँ हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती थी। जिंदगी भर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में जहाँ सिर्फ ताकतवरों की इज्जत होती है, जीने के लिए उसे सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। उसे जिस चीज की सख्त जरूरत थी वो थी ताकत, जबरदस्त ताकत। ली फैमिली की 9th एल्डर होने के नाते ली रो का अपना अलग आंगन था। वहाँ 3 कमरे थे। ली रो, डुआन लिंग टिएन और नौकरानी, सबका अपना कमरा था। आंगन में लौटने के बाद डुआन लिंग टिएन ने ली रो को सलाम किया और अपने कमरे में चला गया। ली रो ने सोचा कि इस बार गहरी चोट लगने के बाद टियान थोड़ा अलग लग रहा है। डुआन लिंग टिएन के सबसे करीब होने के नाते उसने ये बदलाव महसूस किया था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और यही माना कि इतने बड़े सदमे के बाद शायद उसके बेटे में कुछ बदलाव आया हो। वो कैसे जान सकती थी कि उसके बेटे का शरीर तो वही है, लेकिन उसकी आत्मा बदल चुकी है। अपने कमरे में लौटकर डुआन लिंग टिएन उदास चेहरे के साथ बिस्तर पर बैठ गया। उन अनजान यादों से उसे पता चला था कि इस शरीर का असली मालिक बचपन से ही बीमार और कमजोर था। अगर वो बॉडी टेम्परिंग में सफल होना चाहता था, बॉडी टेम्परिंग स्टेज के पहले लेवल तक पहुंचना चाहता था और मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो ये आसमान छूने जितना मुश्किल था। डुआन लिंग टिएन ने खुद को कोसा। अचानक एक भूत जैसी डरावनी और भारी हंसी डुआन लिंग टिएन के दिमाग में गूंजी। डुआन लिंग टिएन का चेहरा बिगड़ गया। उसने पूछा, कौन? वो आवाज बोली, बच्चे, मुझे नहीं लगा था कि तेरी आत्मा इतनी खुशकिस्मत होगी कि तेरी आत्मा वो सब झेल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। रुको, तू वो बच्चा नहीं है। कौन है तू? लानत है, तूने वो शरीर छीन लिया जो मुझे चाहिए था। मर जा। वो भारी आवाज अचानक क्रूरता और गुस्से से भर गई। मर जा। गुस्से से भरी एक दहाड़ डुआन लिंग टिएन के दिमाग में धमाके की तरह गूंजी। उसे तुरंत इतना तेज दर्द महसूस हुआ कि वो लगभग बेहोश ही होने वाला था। ये दर्द उसकी आत्मा की गहराइयों से उठ रहा था, जिसने उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उस भारी आवाज में अचानक डर आ गया। वो चीखी कि नहीं, ये नामुमकिन है, तू इस दुनिया का इंसान नहीं है। मंजिल इतनी करीब थी, बस थोड़ा सा और। मैं ये नहीं मान सकता, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। अचानक वो आवाज बिखर गई, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे उसे बेहद खौफ महसूस हुआ हो। एक बार और चिल्लाने के बाद वो आवाज पूरी तरह गायब हो गई, जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। दर्द कम होने के बाद डुआन लिंग टिएन को होश आने लगा। जल्द ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेहद मुश्किल और अनजान यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में घुस आया और उसने जबरदस्ती उन्हें पकड़ लिया। 2 जिंदगियां जीने का अनुभव होने के बावजूद डुआन लिंग टिएन उन यादों को देखकर दंग रह गया। ये यादें 10,000 साल पहले के रिबर्थ मार्शल एम्परर की थी, जो क्लाउड कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट मार्शल एम्परर्स में से एक थे। क्लाउड कॉन्टिनेंट इस दुनिया का आम नाम था। 10,000 साल पहले के वो 7 सम्राट क्लाउड कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़े थे और लगभग भगवान के बराबर माने जाते थे।
वो इतने ताकतवर थे कि आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते थे और माना जाता था कि वो हाथ बढ़ाकर चांद तारों को भी तोड़ सकते हैं। उस दौर में रिबर्थ मार्शल एम्परर को उन सातों में सबसे ताकतवर माना जाता था। पुनर्जन्म पाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा से दूसरे के शरीर पर कब्जा किया था, जिस वजह से वो 2 जिंदगियां जी चुके थे। अपनी पहली जिंदगी में मार्शल आर्ट्स के शिखर को पाने के अलावा वो एक बेहतरीन अल्केमिस्ट भी थे। अपनी दूसरी जिंदगी में वो एक खतरनाक वेपन्स क्राफ्ट्समैन बने और इंस्क्रिप्शन टेक्निक्स में भी महारत हासिल की। दुआन लिंग टिएन में गहरी सांस ली। ये नामुमकिन सा लग रहा था। रिबर्थ मार्शल एम्परर क्लाउड कॉन्टिनेंट के एक भगवान जैसी हस्ती थे। अगर वो तीसरी बार जन्म लेने में कामयाब हो जाते तो उनकी 3 लाइव्स रिबर्थ टेक्निक पूरी हो जाती, और तब अगर बाकी बचे हुए 6 मार्शल एम्परर्स मिल भी जाते तो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। दुआन लिंग टिएन जोर से हंसने लगा। पहले वो परेशान था कि इस कमजोर शरीर के साथ कल्टीवेशन कैसे शुरू करेगा, लेकिन रिबर्थ मार्शल एम्परर ने वक्त पर उसे एक शानदार तोहफा भेज दिया था। दुआन लिंग टिएन ने गहरी सांस ली और अपना फैसला कर लिया। वो 9 ड्रैगन्स वॉर सॉवरीन टेक्निक कल्टीवेट करेगा। रिबर्थ मार्शल एम्परर अपनी पहली जिंदगी में एक रॉयल ग्रेड अल्केमिस्ट थे, इसलिए मेडिसिनल बाथ के लिए दवा तैयार करना दुआन लिंग टिएन के लिए बाएं हाथ का खेल था। क्लाउड कॉन्टिनेंट के आम लोगों की नजर में अल्केमिस्ट को 9 ग्रेड्स में बांटा जाता था, जिसमें ग्रेड 9 सबसे नीचे और ग्रेड 1 सबसे ऊपर होता था। लेकिन सिर्फ वही बड़े लोग जो क्लाउड कॉन्टिनेंट के शिखर पर थे जानते थे कि ग्रेड 1 से ऊपर भी क्वाजी रॉयल ग्रेड और रॉयल ग्रेड अल्केमिस्ट होते हैं, और पूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में रिबर्थ मार्शल एम्परर इकलौते रॉयल ग्रेड अल्केमिस्ट थे। दुआन लिंग टिएन ने कागज का एक टुकड़ा अपनी मां ली रो को दिया और कहा कि उसे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। ली रो ने लिस्ट पर नजर डाली और कहा कि टिएन, ये सब तो शरीर को ताकतवर बनाने वाली चीजें हैं। बहुत पहले मैंने कुछ ऐसी ही चीजें मंगवाई थी और ग्रैंड एल्डर से तुम्हारे लिए तैयार करवाई थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ था। भले ही ली रो को पिल रिफाइनिंग नहीं आती थी, लेकिन वो लिस्ट में लिखी चीजों को पहचान सकती थी। ली फैमिली के ग्रैंड एल्डर ली हुआ एक ग्रेड 9 अल्केमिस्ट थे और परिवार के इकलौते अल्केमिस्ट होने की वजह से उनका स्टेटस काफी ऊंचा था। दुआन लिंग टिएन ने दृढ़ता से सर हिलाया और कहा कि माँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ली रो ने प्यार से सर हिलाया और मान गई कि ठीक है, वो खरीद लाएंगी। उनकी नजर में जब तक उनका बेटा खुश था तो क्या हुआ अगर वो चीजें बर्बाद भी हो जाए। आखिरकार वो बस दुनियावी चीजें थी। आधे घंटे बाद ली रो वो सारी सामग्री लेकर वापस आई जो दुआन लिंग टिएन ने मंगवाई थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो ग्रैंड एल्डर से मदद मांगे इन्हें तैयार करने के लिए। दुआन लिंग टिएन ने मना कर दिया और कहा कि बस वो चीजें उसे दे दें। सामग्री लेने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। ली रो ने सोचा कि कहीं टिएन खुद इन्हें प्रोसेस करने की तो नहीं सोच रहा। खैर, कोई बात नहीं, जब तक वो खुश है। वैसे भी वो चीजें जहरीली नहीं थी, तो उन्होंने उसे अपने मन की करने दी। दुआन लिंग टिएन ने ली रो से कुल 7 तरह की आम जड़ी बूटियां मंगवाई थी ताकि वो 7 चेवर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड बना सके। इस लिक्विड में शरीर की बनावट को मजबूत करने और बॉडी टेम्परिंग स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने की काबिलियत थी। इस लिक्विड का फॉर्मूला क्लाउड कॉन्टिनेंट में बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ये फॉर्मूला रिबर्थ मार्शल एम्परर को उनकी दूसरी जिंदगी में एक एंशिएंट रूइंस में मिला था। असल में उन्होंने इसे अपनी तीसरी जिंदगी में इस्तेमाल करने का प्लान किया था, लेकिन अब इसका फायदा दुआन लिंग टिएन को मिल रहा था। मेडिसिनल लिक्विड बनाना मेडिसिनल पिल्स बनाने से अलग था। पिल्स बनाने के लिए पिल फायर की जरूरत होती थी, जो सिर्फ ग्रेडेड अल्केमिस्ट ही कर सकते थे, लेकिन लिक्विड बनाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होता था। अगर किसी को सही सामग्री और उन्हें मिलाने का सही क्रम पता हो तो कोई भी मेडिसिनल लिक्विड बना सकता था। पहली बार 7 चेवर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड बनाते हुए दुआन लिंग टिएन ने अनाड़ियों की तरह 1 घंटा बर्बाद किया, लेकिन आखिरकार रिबर्थ मार्शल एम्परर की यादों की मदद से वो लिक्विड बनाने में कामयाब हो गया। कामयाबी के बाद उसने अपनी मां की नौकरानी से गर्म पानी और एक नहाने का बर्लिन तैयार करवाया। दुआन लिंग टिएन ने वो लिक्विड बर्लिन में डाला, अच्छे से मिलाया और कपड़े उतारकर अंदर कूद पड़ा। बर्लिन में आलती पालती मारकर बैठते ही उसे साफ महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। वो जानता था कि ये 7 चेवर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड उसके शरीर में घुल रहा है और उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहा है। आंखें बंद करके दुआन लिंग टिएन में 9 ड्रैगन्स वॉर सॉवरीन टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये टेक्निक वॉर सॉवरीन्स 9 फॉर्म्स में बटी हुई थी। जब इस टेक्निक पर पूरी तरह महारत हासिल हो जाती तो इंसान 9 ड्रैगन्स की ताकत कंट्रोल कर सकता था और मार्शल एम्परर के लेवल तक पहुंचकर सबसे बेहतरीन योद्धा बन सकता था। फिलहाल दुआन लिंग टिएन इसका पहला रूप स्पिरिट सर्पेंट फॉर्म कल्टीवेट कर रहा था। दुआन लिंग टिएन का शरीर उस दवा को भूखों की तरह सोख रहा था और जल्द ही मेडिसिनल बाथ का असर खत्म होने लगा। इसी बीच स्पिरिट सर्पेंट फॉर्म की कल्टीवेशन आखिरकार सही रास्ते पर आ गई। मार्शल आर्टिस्ट बनने की नींव थी बॉडी टेम्परिंग का प्रोसेस, वाइटल एनर्जी और खून को मजबूत करना और शरीर का कायाकल्प करना। 3 दिन बाद मेडिसिनल लिक्विड का तीसरा बर्लिन सोखने के बाद दुआन लिंग टिएन आखिरकार बॉडी टेम्परिंग स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच गया। पानी से निकलने की आवाज आई और दुआन लिंग टिएन बर्लिन से बाहर निकला।
वो आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने उस तंदुरुस्त शरीर को देखा जो 3 दिन पहले वाले शरीर से बिल्कुल अलग था, और जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू किया और पाया कि उसके शरीर का लचीलापन हैरान कर देने वाला था। यह स्पिरिट सर्पेंट फॉर्म की कल्टीवेशन का असर था। इसने शरीर को एक स्पिरिट सर्पेंट यानी एक आत्मिक सांप की तरह लचीला बना दिया था। दुआन लिंगटियन की आंखें सिकुड़ गईं। 3 दिन बाद ली रो के चेहरे पर हैरानी थी जब उन्होंने दुआन लिंग टियान को दोबारा देखा। टियान, तुम। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कांपे हुए नाजुक हाथ आगे बढ़ाए और हल्के से दुआन लिंग टियान की बाजुओं को महसूस किया। एक कोर फॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वो एक ही नज़र में दुआन लिंग टियान की कल्टीवेशन समझ गई। बॉडी टेम्परिंग स्टेज का पहला लेवल। उनके बेटे ने आखिरकार अपनी बॉडी टेम्परिंग पूरी कर ली थी और एक पूरा मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। पिछले कुछ सालों में वो देखती आ रही थी कि कैसे दुआन लिंग टियान बॉडी टेम्परिंग पूरी करने में फेल होता रहा और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। वो अंदर ही अंदर हर वक्त चिंता करती रहती थी। माँ, आप रो क्यों रही हैं? दुआन लिंग टियान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़े प्यार से ली रो के आंसू पोंछे। ली रो ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ ठीक है, बस बहुत खुश है। उनकी सालों की चिंता आखिरकार दूर हो गई थी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे में ये बदलाव सिर्फ इन 3 दिनों में आया है। सिर्फ 3 दिनों में इतना बड़ा बदलाव। वो शॉक्ड थी। अचानक उन्हें याद आया कि दुआन लिंग टियान ने 3 दिन पहले कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई थी। उनकी आंखें एक पल के लिए थमी और फिर उन्होंने पूछा, टियान, तुम्हारे शरीर में ये बदलाव क्या ये उन्हीं दवाओं की वजह से है जो तुमने उस दिन मंगवाई थी? हाँ माँ, दुआन लिंग टियान ने सर हिलाया। तुमने खुद दवा बनाई? लीरो ने उत्सुकता से पूछा। दुआन लिंग टियान ने फिर से हाँ में सर हिलाया। लीरो ने गहरी सांस ली और पूछा कि टियान, तुमने कौन सी दवा बनाई और कब सीखा दवा बनाना? दुआन लिंग टियान का दिल थोड़ा घबराया। रीबर्थ मार्शल एम्परर वाली बात बहुत शॉकिंग थी और पिछले जन्म से जुड़ी थी जिसे समझाना मुश्किल होता। उसने झूठ बोल दिया। माँ, उस दिन जब ली सिन ने मुझे बेहोश किया था, मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मुझे एक बूढ़े आदमी मिले जिन्होंने मुझे एक तरह के मेडिसिनल लिक्विड का फॉर्मूला सिखाया। फिर उसने ली रो को 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड और उसके असर के बारे में बताया। बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट्स की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाना। ली रो दंग रह गईं। उन्होंने कभी किसी ऐसी मेडिसिनल लिक्विड के बारे में नहीं सुना था, वो भी ऐसी जो इतनी आम चीजों से बनती हो। वो तुरंत समझ गईं कि ये कोई आम फॉर्मूला नहीं है। जहाँ तक वो जानती थीं, पिल्स होती थीं जो स्पीड बढ़ा सकती थीं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए ग्रेडेड एल्केमिस्ट और महंगी सामग्री चाहिए होती थी। लीरो ने गंभीर होकर कहा कि टियान, किसी भी हालत में इस फॉर्मूला के बारे में किसी को मत बताना। दुआन लिंग टियान मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं जानता हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताया है। पिछले जन्म में अनाथ होने की वजह से इस जन्म में उसे माँ का प्यार बहुत अच्छा लगता था। लीरो भी मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि अब जब तुम पहले लेवल पर पहुंच गए हो तो ली फैमिली के मार्शल पवेलियन से कोई स्किल चुन सकते हो। जी माँ, मैं देखने जाता हूँ। भले ही रीबर्थ मार्शल एम्परर की यादों में स्किल्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिखावे के लिए उसे जाना पड़ा। मार्शल पवेलियन जहाँ ली फैमिली अपनी स्किल्स रखती थी, वहाँ हमेशा कोई एल्डर पहरा देते थे। 5th एल्डर दुआन लिंग टियान ने दरवाजे पर खड़े एल्डर को सलाम किया। 5th एल्डर ली टिंग उसे देखकर थोड़े हैरान हुए। जब उन्होंने दुआन लिंग टियान के शरीर में बदलाव देखा तो वो हैरानी से बोले, तुम बॉडी टेम्परिंग स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच गए। दुआन लिंग टियान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ली टिंग खुश हुए और बोले कि अब तुम्हारी माँ सुकून से रह सकती है। जाओ, अंदर जाकर कोई एक स्किल चुन लो। अंदर जाते ही कुछ नौजवानों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उनके लिए दुआन लिंग टियान का मार्शल आर्टिस्ट बनना किसी सुअर के पेड़ पर चढ़ने या गाय के उड़ने जैसा था। अंदर दुआन लिंग टियान स्किल्स पढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि ली फैमिली की स्किल्स बहुत ही आम थीं। ये लो और मिडिल ग्रेड येलो रैंक स्किल्स उसकी पिछले जन्म की फॉर्म और विल बॉक्सिंग तो दूर, मिलिट्री बॉक्सिंग से भी गई गुजरी थी। वो बिना कुछ लिए बाहर निकल आया। ली टिंग ने उसे खाली हाथ देखकर पूछा, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? दुआन लिंग टियान ने हाँ में सर हिलाया। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। लगता है दुआन लिंग टियान को हमारे मार्शल पवेलियन की स्किल्स पसंद नहीं आई। मैं क्यूरियस हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कौन सी स्किल सिखा दी है जो तुम इतने घमंडी हो गए हो? सुना है तुम पहले लेवल पर पहुंच गए हो, क्यों ना मैं तुमसे कुछ मूव्स की गाइडेंस लूं? दुआन लिंग टियान ने सर उठाया तो देखा कि ली सिन वहां खड़ा था। उसके गालों पर अभी भी नील के निशान थे। वो भड़काने वाले अंदाज में देख रहा था। दुआन लिंग टियान हंसा और बोला, अरे मैं सोच रहा था कौन है, तुम निकले हैं। क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है? ली सिन गुस्से में आकर बोला, दुआन लिंग टियान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। 5th एल्डर गवाह रहेंगे, क्या तुम में चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है?
3 दिन पहले जो हुआ था वो उसके लिए बहुत शर्मनाक था और वो बदला लेना चाहता था। उसे लगा कि अब दुआनलिंग टियान मार्शल आर्टिस्ट बन गया है तो अगर ऑफिशियल बैटल में वो उसे बुरी तरह जख्मी कर दे तो फैमिली रूल्स के हिसाब से उसकी माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। दुआनलिंग टियान की आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया और बोला, मैं क्यों नहीं करूंगा। 5th एल्डर ली टिंग ने चिंता जताई, दुआनलिंग टियान जल्दबाजी मत करो। उन्हें लगा कि दुआनलिंग टियान अभी नया है और उसने कोई स्किल नहीं सीखी तो वो ली सिन का मुकाबला कैसे करेगा जो दूसरे लेवल पर है। लेकिन दुआनलिंग टियान ने 5th एल्डर से कहा कि प्लीज वो गवाह रहें ताकि बाद में 7th एल्डर मुझे परेशान न करे। ली सिन ने भी यही कहा ताकि 9th एल्डर उसे परेशान न करे। 5th एल्डर ने सोचा कि चलो इससे इस लड़के को सबक मिल जाएगा और वो मान गए। बाहर खाली जगह में दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। सब सोच रहे थे कि दुआनलिंग टियान आज फिर बुरी तरह पिटेगा। ली सिन ने कहा, आज मैं उस बेइज्जती का बदला 10 गुना करके लूंगा। वो पूरी ताकत से दुआनलिंग टियान की तरफ दौड़ा जैसे कोई भूखा शेर पहाड़ से उतर रहा हो। फियर्स टाइगर फिस्ट, उसके हाथ हवा में लहराए और सीधा दुआनलिंग टियान की तरफ लपके। लोगों ने कहा कि ये मिडिल ग्रेड येलो रैंक स्किल है और ली सिन ने इसे काफी अच्छे से कल्टीवेट किया है। सबको लगा दुआनलिंग टियान गया, लेकिन दुआनलिंग टियान के होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके हिसाब से ली सिन की तकनीक में कमियां ही कमियां थीं। उसने सबसे सीधा तरीका चुना। सबकी आंखों के सामने दुआनलिंग टियान भी पूरी रफ्तार से दौड़ा। जैसे ही ली सिन के घूंसे लगने वाले थे, दुआनलिंग टियान ने अपनी ऊपरी बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ लिया और ली सिन के घूंसों से बचता हुआ उसके बगल से निकलकर उसके पीछे पहुंच गया। अभी दुआनलिंग टियान के पैर जमीन पर जमे, बॉडी घूमी और उसने अपना राइट घूंसा कसा। उसकी ऊपरी बॉडी अचानक पीछे झुकी जैसे कोई भारी कमान अपनी हद तक खिंची हो, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी कांप उठी। फिर उसकी बॉडी अचानक आगे की तरफ झुकी और उसका राइट घूंसा पूरी ताकत के साथ जैसे कोई पहाड़ धस रहा हो ली सिन के राइट कंधे पर जा लगा। कोलैप्सिंग फिस्ट, कचा, हड्डी टूटने की आवाज आई। ली सिन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और सुअर की तरह चीखने लगा। भले ही ली सिन की ताकत दुआनलिंग टियान से 20 पाउंड ज्यादा थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। ली सिन जमीन पर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। सन्नाटा, पूरा इलाका मौत जैसा शांत हो गया। 5th एल्डर से लेकर हर डिसाइपल का मुंह खुला का खुला रह गया। दुआनलिंग टियान ने जो अभी कोलैप्सिंग फिस्ट यूज किया था, उनकी नजर में वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दुआनलिंग टियान ने अभी कौन सी मार्शल स्किल यूज की? ये कोई मार्शल स्किल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण सीधा घूंसा हो। लेकिन उसने बड़ी आसानी से ली सिन की फियर्स टाइगर फिस्ट से बचा, उसके पीछे गया, घूमा और वो घूंसा मारा। सब कुछ बस एक पल में। पता नहीं उसने ये कैसे किया। मजाक कर रहे हो क्या? इतना तगड़ा अटैक मार्शल स्किल नहीं होगा तो और क्या होगा? दुआनलिंग टियान ने एक ही घूंसे से ली सिन की कंधे की हड्डी तोड़ दी। ली फैमिली के डिसाइपल जोर शोर से बहस कर रहे थे, लेकिन उन्हें दुआनलिंग टियान की कोलैप्सिंग फिस्ट समझ नहीं आ रही थी। वो घूंसा देखने में सिंपल था, लेकिन उसका असर बेहद शॉकिंग था। ली सिंह की कंधे की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है। उसका राइट हाथ बेकार हो गया है। 5th एल्डर ने ली सिंह की चोट की जांच की और ठंडी सांस भरी। दुआनलिंग टियान को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी थी। सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्टेज के पहले लेवल का मार्शल आर्टिस्ट इतना खतरनाक हमला कैसे कर सकता है? ली सिंह को इलाज के लिए भेजने के बाद ली टिंग शांति से खड़े दुआनलिंग टियान के पास गए। इस वक्त उन्हें लगा कि उनके सामने कोई नौजवान नहीं बल्कि मार्शल डाओ का कोई अनुभवी एक्सपर्ट खड़ा है। उन्होंने पूछा, वो फिस्ट टेक्निक जो तुमने अभी यूज की, उसका नाम क्या है? उसमें आर्म स्किल्स जैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन असर किसी पहाड़ धंसने जैसा था। कितने वक्त से कल्टीवेट कर रहे हो? ली फैमिली के डिसाइपल्स उस मूव की गहराई नहीं समझ पाए थे, लेकिन ली टिंग ने साफ देख लिया था। वो मूव सिंपल लग रहा था, लेकिन उसमें ताकत लगाने का तरीका बेहद खतरनाक था। जिस पल दुआनलिंग टियान ने घूंसा मारा, उसकी पूरी बॉडी की ताकत एक ही पॉइंट पर जमा हो गई थी। ऐसा करना हाई ग्रेड येलो रैंक मार्शल स्किल के लिए भी मुश्किल होता है। शायद आम प्रोफाउंड स्किल्स भी ऐसा न कर पाए। क्लाउड कॉन्टिनेंट की मार्शल आर्ट्स 4 रैंक्स में बंटी थी: हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो। हर रैंक हाई, मिडिल और लो ग्रेड्स में डिवाइडेड थी। ली फैमिली में सबसे ऊंची स्किल हाई ग्रेड येलो रैंक की विंड चेजर पाम थी, जो सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज या उससे ऊपर के लोग ही सीख सकते थे। लेकिन ली टिंग जानते थे कि विंड चेजर पाम भी इस मूव के सामने फीकी थी। इसका नाम कोलैप्सिंग फिस्ट है, दुआनलिंग टियान ने कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कितना वक्त इसे सीखने में लगाया है। वो कैसे बताता कि उसने इसे 10 साल से प्रैक्टिस किया है?
कोलैप्सिंग फिस्ट फॉर्म और विल बॉक्सिंग के 5 एलिमेंटल मूव्स में से एक थी। इसमें ताकत को छुपाकर रखा जाता था, फिर अचानक तेजी से ऐसा हमला किया जाता था जो सीधा अंदरूनी अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स को भेद दे। इस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल की मेहनत चाहिए थी। दुआन लिंगटियन ने ली टिंग से कहा कि वो घर जा रहा है और उम्मीद है कि वो गवाह रहेंगे कि पहले किसने उकसाया था। ली टिंग ने सर हिलाया। दुआन लिंगटियन वहां से चला गया। ली टिंग ने सोचा कि ये लड़का तो कमाल है। ली रो को भी धोखा दिया। अपनी काबिलियत छुपाकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। भीड़ बिखर गई। सब जान गए थे कि उस खतरनाक घूसे का नाम कोलैप्सिंग फिस्ट था। घर लौटकर दुआन लिंगटियन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसने खुलकर फॉर्म और विल बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया था। उसे लगा जैसे वो अपनी पुरानी रोमांचक और खून खराबे वाली जिंदगी में वापस आ गया हो। कमरे में आकर उसने देखा कि 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड सिर्फ 2 और बार के लिए बचा है। उसने सोचा कि माँ से और जड़ी बूटियां मंगवानी पड़ेंगी। बैरल में बैठकर वो 9 ड्रैगन्स वॉर सॉवरन टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा। उसे खबर नहीं थी कि उसकी जीत से ली फैमिली में हंगामा मच गया है। खबर आग की तरह फैल गई। सुना तुमने? 9th एल्डर के बेटे दुआन लिंगटियन ने बॉडी टेम्परिंग पूरी कर ली है। मुझे तो पहले से पता था। पता है उसने ली सिंह को बुरी तरह जख्मी कर दिया और उसका हाथ बेकार कर दिया। लोग हैरान थे कि 2nd लेवल वाले ली सिंह को 1st लेवल वाले ने कैसे हरा दिया। लोगों ने कहा कि फियर्स टाइगर फिस्ट बेकार है। दुआन लिंगटियन की कोलैप्सिंग फिस्ट असली चीज है। खबर फैलते फैलते कोलैप्सिंग फिस्ट को लोग हेवन रैंक स्किल बताने लगे। ली फैमिली एस्टेट के एक बड़े आंगन में 7th एल्डर ली कुन अपने बेटे के टूटे हुए कंधे को देख रहा था। ग्रैंड एल्डर की बात उसके कानों में गूंज रही थी कि ये हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है। ग्रीड 8 गोल्ड इंजरी पिल भी कुछ नहीं कर सकती। ली सिंह का हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया है। ली कुन गुस्से में गुर्राया, दुआन लिंगटियन, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी बाहर से एक आवाज आई, डैड, छोटा भाई कैसा है? एक लड़का तेजी से अंदर आया। ये ली जे था, 7th एल्डर का बड़ा बेटा और ली फैमिली का मशहूर जीनियस। 16 साल की उम्र में 4th लेवल बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर था और फॉलिंग लीफ पाम मास्टर कर चुका था। वो अपने भाई की खबर सुनकर भागा चला आया था। ली कुन में भारी आवाज में बताया कि ग्रैंड एल्डर भी कुछ नहीं कर पाए। ली सिंह का राइट कंधा बेकार हो गया है। ली जे का शरीर कांप उठा। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। अब उसका भाई अपाहिज हो गया था और उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया था। ली जे गुस्से से भर गया। डैड, क्या आप श्योर हैं कि ये दुआन लिंगटियन था? ली जे को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बेकार लड़का ऐसा कर सकता है। ली कुन ने कांत पीसते हुए कहा, हाँ, 5th एल्डर से बात की मैंने, वही था। 3 दिन पहले तक वो कुछ नहीं था। आज उसने 1st लेवल पर कदम रखा और तुम्हारे भाई को हरा दिया। सुना है उसने कोई हाई रैंक स्किल कोलैप्सिंग फिस्ट यूज की थी। ली जे ठंडी हंसी हंसा, जैसे कोई जहरीला सांप हो। पिताजी, मेरे साथ आइए। एक शांत आंगन में, माँ, आपने बुलाया? दुआन लिंगटियन ने अपनी माँ ली रो को देखा, जो थोड़ी खोई हुई लग रही थी। ली रो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उनका बेटा बॉडी टेम्परिंग पूरी करके 1st लेवल पर पहुंचा, ये तो ठीक था, लेकिन उसने एक ही बार में 7th एल्डर के बेटे का हाथ बेकार कर दिया। कोलैप्सिंग फिस्ट। तियन, क्या तुम माँ को समझाओगे नहीं कि तुमने ये स्किल कब सीखी थी, जिसकी 5th एल्डर भी तारीफ कर रहे थे? ली रो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुआन लिंगटियन, तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम्हारे कुछ राज हैं जो तुम नहीं बता सकते तो माँ मजबूर नहीं करेगी, लेकिन याद रखना, चाहे जो हो जाए, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। दुआन लिंगटियन का दिल भर आया। तभी एक मक्खी जैसी आवाज ने माहौल खराब कर दिया। 9th एल्डर ली कुन मिलना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ली रो की आंखों में ठंडक आ गई। 7th एल्डर ली कुन और उसका बड़ा बेटा ली जे आंगन में आए और नफरत से दुआन लिंगटियन को घूरने लगे। ली रो ने आगे बढ़कर दुआन लिंगटियन को कवर किया और पूछा कि क्या वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हैं। ली कुन ने गुस्सा दबाते हुए कहा, 9th एल्डर चिंता ना करें, 5th एल्डर गवाह थे। मेरा बेटा अपनी कम स्किल की वजह से हारा, वो खुद के अलावा किसी को दोष नहीं दे सकता। तो फिर 7th एल्डर यहाँ क्यों आए हैं? ली जे आगे बढ़ा और बोला, 9th एल्डर, मैं दुआन लिंगटियन को चैलेंज करने आया हूँ। सुना है उसकी कोलैप्सिंग फिस्ट बहुत खतरनाक है। ली रो का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ली जे, तुम मेरे बेटे से 1 साल बड़े हो और 4th लेवल पर हो, जबकि वो सिर्फ 1st लेवल पर है। तुम्हें शर्म नहीं आती उसे चैलेंज करते हुए? ली जे मुस्कुराते हुए बोला, 9th एल्डर, दुआन लिंगटियन कोई आम 1st लेवल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। उसने मेरे भाई को आसानी से हराया है। ली रो उसे बाहर निकाल ही रही थी कि दुआन लिंगटियन उनके पीछे से बाहर निकला। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ली रू गुस्सा हुई और फ्राउन किया। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे ने बिना उनसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ली जिए ने पूछा, कौन सी शर्त? जब तक दुआन लिंगटियन राजी था, वो किसी भी शर्त को मानने को तैयार था, क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। दुआन लिंगटियन शांति से बोला, मेरी शर्त बहुत सिंपल है, लड़ाई को 1 महीने के लिए टाल दो।
1 महीने बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर तुम नहीं चाहते या डरते हो तो ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम यहाँ कभी चैलेंज करने आए ही नहीं थे। दुआन लिंगटियन को पूरा भरोसा था कि ली जिये मान जाएगा। ली जिये बिना हिचकिचाए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। उम्मीद है कि उस वक्त तुम डर के मारे चुप नहीं छुप जाओगे। ली कुन ली जिये के जाने के बाद ली कुन ने चिंता जताते हुए कहा, लिटिल जिये, क्या पता दुआन लिंगटियन ने 1 महीने का वक्त इसलिए मांगा हो क्योंकि उसे जीतने का भरोसा है। क्या तुमने उसकी शर्त मानने में जल्दबाजी नहीं की? ली जिये कॉन्फिडेंट होकर हंसा, डैड, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। भले ही उसने बॉडी टेम्परिंग पूरी कर ली हो, वो अभी भी पहले लेवल पर है। 1 महीने में वो शायद दूसरे लेवल तक भी ना पहुंच पाए, और अगर पहुंच भी गया और अगर उसकी कोलैप्सिंग फिस्ट कोई प्रोफाउंड रैंक स्किल भी हुई, तब भी 3rd और 4th लेवल के बीच 100 पाउंड से ज्यादा का फर्क होता है। वो उस फर्क को कैसे मीटेगा? ली कुन अपने बेटे की लॉजिक सुनकर खुश हुआ और सर हिलाया। उनके जाने के बाद ली रू गुस्से से दुआन लिंगटियन को देख रही थी। दुआन लिंगटियन ने जल्दी से कहा, माँ चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। ली रू ने कहा, टियन, मैं तुम्हारे बदलाव देख रही हूँ, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा मत सोचो। ली जिये ली फैमिली का जीनियस माना जाता है और वो 4th लेवल का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने भाई ली सिन जैसा नहीं है। दुआन लिंगटियन ने सीरियस होकर कहा, माँ मुझे पता है, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जरूर जीतूंगा और आपका सर नीचा नहीं होने दूंगा। ली रू की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म की नहीं बल्कि उसकी फिक्र है। वो नहीं चाहती थी कि जो कुछ दिन पहले हुआ वो दोबारा हो। दुआन लिंगटियन ने वादा किया कि वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ली रू ने मान लिया और कहा कि अगर इस महीने में किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। दुआन लिंगटियन ने कहा, माँ वही जड़ी बूटियां दोबारा मंगवा दीजिए और मुझे कुछ चांदी के सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स चाहिए। पैसा लेने के बाद दुआन लिंगटियन घर से निकला और फ्रेश ब्रीज टाउन के बाजार की तरफ गया। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था जब वो बाहर निकला था। ली फैमिली के बाजार में दुकानों और स्टॉलों की भीड़ थी। दुआन लिंगटियन को लगा जैसे वो टाइम ट्रैवल करके पुराने जमाने में आ गया। वो चलता गया और ली फैमिली की वेपन स्टोर के सामने रुका, लेकिन वहां से बिना कुछ लिए आगे बढ़ गया और चेन फैमिली के बाजार में पहुंचा। चेन फैमिली भी फ्रेश ब्रीज टाउन की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक थी। जैसे ही वो उनकी वेपन स्टोर में घुसा, एक अटेंडेंट ने मुस्कुराकर पूछा, सर आपको कौन सा वेपन चाहिए? दुआन लिंगटियन ने मना कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ मटेरियल्स चाहिए। अटेंडेंट थोड़ा शॉक था क्योंकि वेपन स्टोर में मटेरियल्स मांगने का मतलब था कि शायद ये इंसान वेपन्स क्राफ्ट्समैन है, जिनका स्टेटस एल्केमिस्ट्स के बराबर होता था। अटेंडेंट का एटीट्यूड तुरंत बदल गया और उसने इज्जत से पूछा कि कौन से मटेरियल्स चाहिए। दुआन लिंगटियन ने वजह नहीं बताई, लेकिन वो मटेरियल्स वेपन्स क्राफ्टिंग के लिए नहीं बल्कि इंस्क्रिप्शंस के लिए थे। रीबर्थ मार्शल एम्परर एक रॉयल ग्रेड वेपन्स क्राफ्ट्समैन थे और उन्हें इंस्क्रिप्शंस का भी पूरा ज्ञान था, लेकिन क्राफ्टिंग के लिए कोर फॉर्मेशन स्टेज और ओरिजिन एनर्जी चाहिए होती थी, जो अभी दुआन लिंगटियन के पास नहीं थी। इंस्क्रिप्शंस क्लाउड कॉन्टिनेंट की सबसे नायाब टेक्निक्स में से एक है। इन्हें वेपन्स या चीजों पर बनाया जाता है ताकि उनमें अजीब और खास ताकत आ सके। ये बम की तरह एक बार यूज होने पर खत्म हो जाती है। 10,000 साल पहले रीबर्थ मार्शल एम्परर के टाइम पर यह टेक्निक अपने पीक पर थी, लेकिन अब ये डिक्लाइन पर है। इसलिए इंस्क्रिप्शन मास्टर्स की मांग एल्केमिस्ट्स और वेपन्स क्राफ्टर्स से भी ज्यादा है। दुआन लिंगटियन ने 9 तरह के मटेरियल्स मंगवाए ताकि वो एक लो लेवल इंस्क्रिप्शन बना सके। मटेरियल्स लेने के बाद उसने देखा कि 7 सिल्वर कॉइन्स खर्च हो गए, जो कि उसके पास मौजूद पैसों का लगभग आधा हिस्सा था। वहां से निकलते वक्त अटेंडेंट तुरंत पैट्रियार्क को खबर देने भागा कि शायद शहर में कोई वेपन्स क्राफ्ट्समैन आया है। दुआन लिंगटियन घर की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि भीड़ किसी चीज को घेर कर खड़ी है। क्यूरियोसिटी में वो भीड़ में घुस गया। वहां सड़क किनारे एक लड़की घुटनों पर बैठी थी। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके सामने एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, माँ के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रही हूँ। दुआन लिंगटियन ने सोचा नहीं था कि उसे ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो उसने सिर्फ टीवी पर देखी थी। उसकी पुरानी सेंसेस ने महसूस किया कि लड़की बेहद दुखी है। एक मोटा आदमी गंदी नजरों से लड़की को देख रहा था और बोल रहा था कि सर उठाकर दिखाओ, अगर अच्छी दिखी तो मैं खरीद लूंगा। लड़की ने बिना सर उठाए कहा कि वो तभी सर उठाएगी जब कोई उसकी मदद करेगा। मोटा आदमी और भीड़ उसे परेशान करने लगी कि अगर शक्ल नहीं दिखाएगी तो कौन खरीदेगा। दुआन लिंगटियन से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन्स देता हूँ, जाओ अपनी माँ का अच्छे से अंतिम संस्कार करो। लड़की कांप उठी और उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। बालों को हटाते ही उसका चेहरा सामने आया। वो बिना मेकअप के भी बेहद सुंदर और मासूम थी। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वो एक खूबसूरत कली की तरह थी जो बड़ी होकर कयामत ढाने वाली थी। आसपास खड़े मर्दों की नीयत डोल गई। मोटे आदमी ने तुरंत बोली लगाई, मैं 20 देता हूँ, मेरे साथ चलो। दूसरा बोला, मैं 30 देता हूँ, मैं 50, मैं 60। दुआन लिंगटियन चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। अगर लड़की ने ज्यादा पैसे देने वाले को चुना तो वो तुरंत वहां से चला जाएगा, क्योंकि ऐसा इंसान उसकी मदद के लायक नहीं होगा।
भीड़ में लोग बोली लगाने लगे और कीमत तेजी से बढ़ने लगी। तमाशा देखने वाले लोग सर हिला रहे थे कि जब तक लड़की सर झुकाई थी किसी को दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ उस नौजवान डुआन लिंग टिएन ने 10 सिल्वर कॉइन्स देने की बात की थी। लेकिन अब जब लड़की का सुंदर चेहरा दिख गया तो लोग पागलों की तरह लड़ रहे हैं। मोटे आदमी ने चिल्लाया, मैं 100 सिल्वर कॉइन्स देता हूँ। अगर किसी ने इससे ज्यादा दिए तो मैं हट जाऊंगा, वरना आज ये लड़की मेरी हुई। 100 सिल्वर कॉइन सुनते ही बाकी लोग चुप हो गए, क्योंकि ये उनके बजट से बाहर था और उनके हिसाब से लड़की की इतनी कीमत नहीं थी। मोटा आदमी खुश होकर लोगों का शुक्रिया करने लगा और लड़की से बोला, अब से तुम मेरे साथ चलोगी। तभी एक मनचली सी आवाज आई, मैं 200 सिल्वर कॉइन्स देता हूँ। भीड़ हट गई और एक महंगे सिल्क के कपड़े पहने कमजोर सा दिखने वाला लड़का वहां आया। डुआन लिंग टिएन ने उसे पहचान लिया। ये फ्रेश ब्रीज टाउन की फैंग फैमिली के पेट्रियार्क का बेटा फैंग जिएन था। वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन अपनी फैमिली की पावर यूज करके बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था और पूरे शहर में बदनाम था। मोटे आदमी ने फैंग जिएन को पहचाना नहीं और बोला, तुझ जैसा कमीना 200 कॉइन्स देगा? तेरी शक्ल देखकर लगता है तू 5 कॉइन्स भी नहीं निकाल सकता। मोटा आदमी फैंग जिएन का मजाक उड़ा रहा था। डुआन लिंग टिएन और आसपास के लोग हंसी दबा रहे थे, क्योंकि फैंग जिएन का मजाक उड़ाना खतरनाक था। फैंग जिएन ने गुस्से में अपने 3 हट्टे कट्टे साथियों को ऑर्डर दिया, इस मोटे को जान से मार दो, इसने मुझे नहीं पहचाना। फ्रेश ब्रीज टाउन का मालिक मैं हूँ। तीनों लड़कों ने मोटे को घेर लिया। मोटा आदमी डर गया जब उसे पता चला कि ये फैंग जिएन है। वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन फैंग जिएन ने एक न सुनी। उसके आदमियों ने मोटे को इतना मारा कि वो चीखता चिल्लाता रहा। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। फैंग जिएन ने लड़की से कहा, छोटी सुंदरी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 200 कॉइन्स दूंगा और तुम्हारी माँ का शानदार अंतिम संस्कार करवाऊंगा। वो गंदी नजरों से लड़की को देख रहा था और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़की घबरा गई और खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। लड़की डुआन लिंग टिएन के पीछे छुप गई और बोली, यंग मास्टर फैंग, इस दूसरे यंग मास्टर ने पहले ही 10 सिल्वर कॉइन्स दे दिए हैं और मुझे खरीद लिया है। मैं जीवन भर इनकी हूँ। फैंग जिएन गुस्से में बोला, 10 सिल्वर कॉइन्स? सुना नहीं, मैं 200 दे रहा हूँ। लड़की ने दृढ़ता से कहा, मैंने बोली लगाने को नहीं कहा था। जो सबसे पहले मेरी मदद करता, मैं उसी के साथ जाती। फैंग जिएन ने डुआन लिंग टिएन की तरफ देखा और धमकी भरे अंदाज में बोला, लड़के, तेरा क्या कहना है? लड़की ने डर के मारे डुआन लिंग टिएन की स्लीव पकड़ ली और बोली, यंग मास्टर, मुझे बचाइए। वो फैंग जिएन से बहुत डरती थी और उसके साथ जाने से बेहतर मरना समझती थी। डुआन लिंग टिएन ने लड़की के हाथ पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो। उसकी मुस्कुराहट से लड़की को थोड़ा सुकून मिला। फैंग जिएन ने अपने साथियों से कहा, देखो, कोई मुझसे लड़की छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके तीनों आदमी डुआन लिंग टिएन को घूरने लगे। डुआन लिंग टिएन ने ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। उसकी आवाज में मौत जैसी ठंडक थी, जिससे सब दंग रह गए। फैंग जिएन हंसा और बोला, लड़के, जानता है मैं कौन हूँ? डुआन लिंग टिएन ने कहा, वही फैंग फैमिली का बेकार लड़का जो अपनी फैमिली की पावर पर लोगों को सताता है। अगर फैंग फैमिली ना होती तो तेरा क्या होता? फैंग जिएन गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, इसे मार डालो। तीनों आदमी डुआन लिंग टिएन की तरफ दौड़े। डुआन लिंग टिएन ने लड़की से कहा, यहाँ खड़ी रहो और हिलना मत। वो बिना डरे उन तीनों का सामना करने आगे बढ़ा। सबसे ताकतवर आदमी सेकंड लेवल बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर था, जो डुआन लिंग टिएन के लिए कोई खतरा नहीं था। डुआन लिंग टिएन ने आसानी से उसके अटैक को डॉज किया, घूमा और वही कोलैप्सिंग फिस्ट यूज की। उसका घूंसा उस आदमी की रीढ़ की हड्डी पर लगा। कचा, हड्डी टूटने की आवाज आई और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। इस बार डुआन लिंग टिएन ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब वो जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। बाकी 2 आदमी डर गए, लेकिन फिर भी हमला करने आए। डुआन लिंग टिएन ने आसानी से दोनों के सर पर क्लीविंग फिस्ट मारी और उन्हें बेहोश कर दिया। अब सिर्फ फैंग जिएन बचा था। वो फर्स्ट लेवल पर था और अपने साथियों से भी कमजोर था। फैंग जिएन डर के मारे चिल्लाया, मेरे पास मत आना, मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अगर मुझे छुआ तो तेरी पूरी फैमिली मर जाएगी। डुआन लिंग टिएन हंसा और बोला, अभी भी धमकी दे रहा है। उसने आगे बढ़कर फैंग जिएन को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने उस हैरान सुंदरी लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। भीड़ देखती रह गई कि किसने फैंग फैमिली के यंग मास्टर को पीटा है।
डुआन लिंग टिएन लड़की को उसके टूटे फूटे घर ले गया और उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। फिर उसने बचे हुए पैसे लड़की को दिए और कहा, इससे कोई छोटा बिजनेस शुरू कर लेना। लड़की कांप उठी और बोली, यंग मास्टर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? डुआन लिंग टिएन ने समझाया कि उसने मदद की थी, बदले में उसकी जिंदगी नहीं चाहिए थी। लेकिन लड़की ने कहा कि अब उसका दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चले। डुआन लिंग टिएन ने सोचा और हाँ कह दी। लड़की खुशी से मुस्कुरा उठी। जब डुआन लिंग टिएन वापस ली फैमिली एस्टेट लौटा तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर सब लोग बातें बनाने लगे और सोचने लगे कि ये कौन है। डुआन लिंग टिएन उस लड़की को घर लाया और अपनी माँ ली रो से मिलवाया। ली रो थोड़ी हैरान थी कि उनका बेटा एक लड़की को घर लाया है। लड़की के कपड़े सादे थे लेकिन उसकी खूबसूरती छुप नहीं सकती थी। ली रो को पहली नजर में वो पसंद आई। डुआन लिंग टिएन ने बताया कि ये केयर है। केयर थोड़ी शर्माई और डर गई। डुआन लिंग टिएन ने ली रो को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने केयर को बचाया और फैंग फैमिली के यंग मास्टर को सबक सिखाया। ली रो ने सर हिलाया और कहा कि अगर वो लोग परेशानी खड़ी करते हैं तो हम सही हैं। फिर उन्होंने केयर से कहा, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। हमारी नौकरानी कल ही अपने गांव चली गई, तुम उसके कमरे में रह सकती हो। केयर ने खुश होकर शुक्रिया अदा किया। ली रो उसे कपड़े बदलने ले गई। जब केयर वापस आई तो वो नए कपड़ों और हल्का सा मेकअप लगाने के बाद बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी स्किन चमक रही थी और वो किसी खिले हुए कमल जैसी लग रही थी। डुआन लिंग टिएन उसे देखता ही रह गया। ली रो ने मजाक में कहा, देखो मैंने बस थोड़ा सा मेकअप लगाया और कोई तुम्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। डुआन लिंग टिएन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। केयर शर्मा कर बोली कि वो नौकरानी है और ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं है। ली रो ने कहा, किसने कहा तुम नौकरानी हो? अगर मैं चाहूं भी तो शायद कोई मुझे ऐसा करने नहीं देगा। डुआन लिंग टिएन चुप रहा लेकिन समझ गया कि माँ उसका मजाक उड़ा रही है। केयर घर के काम संभालने लगी क्योंकि वो एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। उधर फैंग फैमिली में फैंग चियांग परेशान घूम रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है और ग्रेड 9 गोल्ड इंजरी पिल भी काम नहीं कर रही। फैंग चियांग का बेटा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। पैट्रियार्क फैंग ई ने आकर माफी मांगी और एक ग्रेड 8 गोल्ड इंजरी पिल दी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ग्रेड 8 क्या, ग्रेड 7 भी काम नहीं करेगी। सिर्फ बोन फॉर्मेशन पिल ही बचा सकती है, जो कि अब मिलती ही नहीं। फैंग चियांग की उम्मीद टूट गई। उसने कहा कि वो दवा बर्बाद नहीं करेगा, बस बदला लेना चाहता है। फैंग ई ने वादा किया कि पूरी फैमिली उस हमलावर को ढूंढेगी। ली फैमिली में खबर फैली कि अगले महीने ली फैमिली का जीनियस ली जिए डुआन लिंग टिएन से लड़ेगा। सब हैरान थे कि 4th लेवल का ली जिए 1st लेवल के डुआन लिंग टिएन को चैलेंज कर रहा है। किसी को डुआन लिंग टिएन से उम्मीद नहीं थी। डुआन लिंग टिएन इन सब से बेखबर अपने काम में लगा था। उसने अपनी इंस्क्रिप्शन टेक्निक यूज करके अपनी रिंग पर इंस्क्रिप्शन बना लिया था। लीजिए, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, उसने सोचा। केयर ने डुआन लिंग टिएन के लिए नहाने का पानी तैयार किया। डुआन लिंग टिएन ने प्यार से उसका पसीना पोंछा और कहा कि आगे से ये भारी काम मैं करूंगा। केयर ने कहा कि वो स्ट्रांग है। डुआन लिंग टिएन ने कहा कि जैसे ही तुम कोई कल्टीवेशन मेथड सीखोगी तुम भी मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगी। केयर ने कहा कि ली फैमिली के रूल्स के मुताबिक कल्टीवेशन मेथड्स किसी को भी नहीं सिखाए जा सकते। डुआन लिंग टिएन ने कहा, पगली, मैं तुम्हें ली फैमिली का मेथड थोड़ी ना सिखाऊंगा। जाओ आराम करो, मैं शाम को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? केयर शर्माकर भाग गई और डुआन लिंग टिएन हंसने लगा। बैरल के अंदर आलती पालती मारे बैठे डुआन लिंग टिएन के चेहरे पर एक शांति थी। वो आंखें बंद करके कल्टीवेट कर रहा था। पानी उसके शरीर के चारों तरफ घूमते हुए एक भंवर यानी व्हर्लपूल बना रहा था। 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड भंवर के बीच में जमा होकर उसके शरीर में समा रहा था। हर पल उसके शरीर में हल्के बदलाव हो रहे थे। खून ताकतवर हो रहा था और मांसपेशियां फड़क रही थी। जब बैरल का सारा लिक्विड सोख लिया गया तो डुआन लिंग टिएन ने आंखें खोली और बाहर निकला। उसने सोचा, लगता है दूसरे लेवल तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। मुट्ठी बंद करके उसने अपनी ताकत महसूस की और उसकी आंखों में एक चमक आई। लीजिए, से लड़ने से पहले मुझे तीसरे लेवल पर पहुंचना ही होगा, वरना इंस्क्रिप्शंस के होते हुए भी मैं उससे हार जाऊंगा। लीजिए 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, जिसके पास 200 पाउंड ज्यादा ताकत थी। उसका शरीर और हड्डियां आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर डुआन लिंग टिएन 1 महीने में तीसरे लेवल तक नहीं पहुंचा तो भले ही लीजिए पंचिंग बैग की तरह खड़ा रहे, डुआन लिंग टिएन शायद उसे चोट भी ना पहुंचा पाए। ये वैसा ही था जैसे एक छोटा बच्चा एक अडल्ट से लड़े। भले ही बच्चे को मार्शल आर्ट्स आते हों, वो अडल्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ताकत ही नहीं है तो स्किल्स का क्या फायदा। हाँ, मुझे केयर से मिलना है, डुआन लिंग टिएन ने सोचा और कमरे से बाहर निकला। वो सोचने लगा कि केयर को कौन सा कल्टीवेशन मेथड सिखाए।
रीबर्थ मार्शल एम्परर की यादों में कई मेथड्स थे। 9 ड्रैगन्स वॉर सॉवरेन टेक्निक सबसे बेस्ट था, लेकिन वो लड़कियों के लिए सूट नहीं करता था क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव था। तभी उसे याद आया फ्रॉस्ट गॉड स्वॉट टेक्निक। ये 20,000 साल पहले की एक मार्शल एम्परर का मेथड है जो खुद एक औरत थी और तलवारबाजी में माहिर थी। क्लाउड कॉन्टिनेंट में औरतें मर्दों से नेचुरली कमजोर होती थी, इसलिए उन्हें ताकतवर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। फ्रॉस्ट मार्शल एम्परर के लिए डुआन लिंग टियन के मन में इज्जत थी। रीबर्थ मार्शल एम्परर ने उनसे लड़ाई में ये मेथड जीता था। फैसला करके डुआन लिंग टियन केयर के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। केयर ने दरवाजा खोला और शर्मा कर बोली, यंग मास्टर। डुआन लिंग टियन अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने केयर को बताया कि वो उसे एक मेथड सिखाने आया है। केयर बहुत समझदार थी और 3 बार सुनते ही उसने बॉडी टेम्परिंग सेक्शन याद कर लिया। लेकिन फिर एक समस्या आई। केयर ने शर्माते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने याद तो कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कहाँ हैं। डुआन लिंग टियन ने सोचा कि वो कितना केयरलेस है, उसे ये पहले सोचना चाहिए था। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। केयर खुशी से सर हिलाने लगी। वो मार्शल आर्टिस्ट बनकर अपने यंग मास्टर और मैडम की हिफाजत करना चाहती थी। डुआन लिंग टियन के कहने पर वो बिस्तर पर उसके सामने बैठ गई। केयर, ज्यू वे पॉइंट बेली बटन से 7 इंच ऊपर है, हाँ यहाँ। डुआन लिंग टियन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कपड़ों के ऊपर से उस पॉइंट को छुआ। केयर का शरीर कांपने लगा। डुआन लिंग टियन ने मन ही मन हंसा कि ये लड़की कितनी सेंसिटिव है। केयर शर्म से लाल हो गई और बोली, हाँ याद हो गया। डुआन लिंग टियन उसे एक एक करके पॉइंट्स बताने लगा। जैसे जैसे उसका हाथ ऊपर बढ़ता गया, केयर और ज्यादा कांपने लगी। डुआन लिंग टियन का दिल भी बेचैन होने लगा। भले ही केयर 15 साल की थी, लेकिन वो काफी डेवलप थी और डुआन लिंग टियन के लिए ये एक बड़ी टेम्पटेशन थी। पिछले जन्म में मर्सनरी होने की वजह से वो प्यार मोहब्बत से दूर रहता था, लेकिन अब हालात अलग थे। डुआन लिंग टियन ने पूछा, केयर, क्या तुम आगे सीखना चाहती हो? केयर पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन उसने हाँ कहा। डुआन लिंग टियन ने अगला पॉइंट बताने के लिए उंगली बढ़ाई और दबाया तो केयर बिजली के झटके की तरह कांपी और सीधा डुआन लिंग टियन की बाहों में गिर पड़ी। एक स्वीट सी खुशबू डुआन लिंग टियन की नाक में गई और कमरे का माहौल अजीब सा हो गया। केयर ने शर्म से सर झुकाया, लेकिन गलती से उसका सर किसी सख्त चीज से टकरा गया। डुआन लिंग टियन के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली। केयर घबरा कर पूछी, यंग मास्टर, आप ठीक है ना? डुआन लिंग टियन ने किसी तरह कहा, मैं ठीक हूँ। केयर को शायद कुछ समझ आ गया था, इसलिए उसने शर्म से सर झुका लिया। डुआन लिंग टियन ने जल्दी से कहा, केयर, बाकी पॉइंट्स मेरी माँ से पूछ लेना, मुझे अब जाना होगा। वो भागता हुआ वहां से निकला। केयर शर्म से लाल होकर खुद से बड़बड़ा रही थी। बाहर निकलकर डुआन लिंग टियन ने गहरी सांस ली। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। तभी ली राव वहां आ गई और उसे केयर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। डुआन लिंग टियन घबरा गया और बोला, माँ मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, और वो भाग गया। ली राव हंसी और केयर के कमरे में गई। उन्होंने देखा कि केयर बिस्तर पर बैठी है और उसका चेहरा लाल है। ली राव ने शरारती नजरों से देखा। केयर घबराकर बोली, मैडम वैसा कुछ नहीं है, यंग मास्टर बस मुझे एक्यूपंक्चर पॉइंट सिखा रहे थे। ली राव ने हैरानी से पूछा, एक्यूपंक्चर पॉइंट सिखा रहे थे? उनकी नजरें और भी अजीब हो गईं। 1 महीने का वक्त तेजी से बीत गया। आज डुआन लिंग टियन और ली जिए की लड़ाई का दिन था। सुबह सुबह अपने साफ सुथरे कमरे में डुआन लिंग टियन नहाने के बैरल से बाहर निकला। उसने अभी अभी 7 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल किया था। अपने सुन पड़े शरीर को हल्के से झटक कर और उसमें भरी ताकत को महसूस करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, इस पूरे महीने की मेहनत बेकार नहीं गई। 1 महीने की कड़ी कल्टीवेशन के बाद डुआन लिंग टियन के चेहरे से बचपना थोड़ा कम हो गया था। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा मजबूत और गठीला हो गया था। उसके डार्क पर्पल कपड़े उसकी परफेक्ट फिजिक को दिखा रहे थे। 1 महीने पहले के उस बीमार से दिखने वाले लड़के के मुकाबले अब वो बिल्कुल अलग लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मीठी आवाज आई, यंग मास्टर, क्या आप जाग गए? डुआन लिंग टियन ने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। बाहर सुबह की धूप के साथ केयर खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली और केयर शर्माकर सर झुका गई। वो लाइट ग्रीन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी खिलते हुए फूल की तरह। उसकी पतली कमर और खूबसूरत फिगर देखकर डुआन लिंग टियन एक पल के लिए खोया सा रह गया। केयर, तुम इतनी जल्दी जाग गई? डुआन लिंग टियन ने मुस्कुराकर कहा। उसने सोचा कि बॉडी टेम्परिंग पूरी होने के बाद केयर दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। केयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बताया कि मैडम यानी ली रहू पहले ही चली गई हैं और उन्होंने उसे डुआन लिंग टियन को जगाने और साथ लाने को कहा था। तभी डुआन लिंग टियन ने हैरानी से पूछा, केयर, तुम बॉडी टेम्परिंग के दूसरे लेवल पर पहुंच गई? केयर ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा कि ये सब यंग मास्टर और उनकी दवा की वजह से हुआ है। डुआन लिंग टियन ने कहा कि ये तुम्हारे टैलेंट की वजह से है और फ्रॉस्ट गॉड स्वॉट टेक्निक तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उसने वादा किया कि दोपहर में वो उसे तलवार खरीदने ले जाएगा और नई स्वॉट स्किल्स सिखाएगा। केयर खुशी से उछल पड़ी। डुआन लिंग टियन ने उसका हाथ थामा और दोनों ली फैमिली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस हॉल की तरफ चल दिए।
रास्ते में लोग उन्हें देखकर जलने लगे। लड़के डुआन लिंगटियान की जगह लेना चाहते थे और लड़कियां केयर की खूबसूरती से जल रही थी। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस हॉल में भीड़ जमा थी। लगभग सारे एल्डर्स और फैमिली मेंबर्स वहां मौजूद थे। पैट्रियार्क ली नैनफेंग बीच में बैठे थे। ली रऊ कोने में शांति से बैठी थी, जबकि 7th एल्डर ली कुन जीत के लिए कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ली कुन ने ली रऊ को ताना मारा, लेकिन ली रऊ ने उसे इग्नोर कर दिया। भीड़ हटी और ग्रैंड एल्डर ली हुओ वहां आए। सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया। ग्रैंड एल्डर ना सिर्फ फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, बल्कि एक ग्रेड 9 अल्केमिस्ट भी थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वो पैट्रियार्क के बगल में बैठ गए। ली जिए एरिना में उतर आया, लेकिन डुआन लिंगटियान अभी तक नहीं आया था। लोग बातें बनाने लगे कि शायद वो डर गया है। 7th एल्डर ने जोर से कहा, 9th एल्डर, आपका बेटा अभी तक नहीं आया, कहीं डर तो नहीं गया? ली रऊ ने कहा, चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएगा। 6th एल्डर ली पिंग, जो ली कुन का दोस्त था, बोला, 9th एल्डर, क्यों ना आप अपनी हार मान लें ताकि आपका बेटा चोट लगने से बच जाए। 5th एल्डर ली टिंग ने कहा, 6th एल्डर, क्या आपको लगता है ली जिए ही जीतेगा? ली पिंग ने कहा कि ये तो सब जानते हैं। ली टिंग ने शर्त लगाई, अगर ली जिए जीता तो मैं आपको 500 सिल्वर कॉइन्स दूंगा, और अगर डुआन लिंगटियान जीता तो आप मुझे मंजूर है? सब शॉक थे, क्योंकि 500 सिल्वर कॉइन्स बहुत बड़ी रकम थी, लगभग कुछ सालों की सैलरी के बराबर। ली पिंग के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ली जिए ने कहा कि वो ली पिंग को पैसे उधार देगा और खुद भी ली टिंग से 500 सिल्वर की शर्त लगाएगा। ली टिंग थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये उसकी पूरी सेविंग्स थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा।